हेलो एवरीवन। तो इस डे डे दूसरे में आपका स्वागत है। आपका ये हमारा डे दूसरा है, सेकेंड है। और इसमें हम जो है प्राग इतिहास और आद्य इतिहास के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर यूट्यूब से आप जुड़ रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से, तो आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। प्राइम एकेडमी ऐप मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर पर। प्राइम एकेडमी ऐप मिल जाएगा, तो इसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, और जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप इस बैच का मजा ले सकते हैं और इनकी इस पे पढ़ सकते हैं। फैसिलिटी मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे भी आपको मैं थोड़ी सा बता देता हूँ, शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ। सिंपल सा है, यहाँ पर मैं डेली 30 क्वेश्चंस करवाता हूँ और 30 दिन तक लगातार चलेंगे। 30 क्वेश्चन 30 दिन और 30 टॉपिक होंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पर 3000 क्वेश्चंस का आपको एक संग्रह मिलेगा, जो कि प्रैक्टिस कर सकोगे आप। इन्हीं जो टॉपिक्स हैं, इन्हीं टॉपिक्स के पर 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और इसके अलावा 10 टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो यानी कि टोटल इसमें 1000 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेंगी हमारे ऐप पर, प्राइम एकेडमी पर। प्राइम एकेडमी में जाओगे तो टेस्ट जो पेड कोर्स वाला बैच है, वहाँ पर यूजीसी नेट पर क्लिक करोगे, वहाँ पर आप आराम से सारी चीज़ें मिल चुकी होंगी। तो चलते हैं हम अपने पहले। हाँ, अगर कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी बैच से रिलेटेड, या कोई भी क्वेरी हो आपको, किसी प्रकार का सेशन चाहिए हो, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पर 8860838923 इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं पहले के प्रश्न की ओर। सोहन नदी घाटी में कुल कितनी वेदिकाएं पाई गई हैं? कुल कितनी वेदिकाएं पाई गई हैं? 2, 4, 3, 5। तो ऐसा प्रश्न अक्सर पूछा जाता रहा है, फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। कई बार ऐसे, जो सोहन नदी घाटी है, तो सिंधु की जो सहायक नदी है, सोहन जो है सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि इसमें पूछा है कितनी वेदिकाएं पाई गई हैं। तो इसका सही आंसर है 5 वेदिकाएं पाई गई हैं। कितनी? 5 वेदिकाएं पाई गई हैं। 5 वेदिकाएं पाई गई हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात, सोहन नदी घाटी जो है, तो सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। सोहन संस्कृति कहा जाता है। और इसके अलावा जो है, ये जो सोहन नदी है, किसकी? सिंधु की सहायक नदी है। और द्वितीय हिम युग में जो है, इसमें बोल्डर कॉन्ग्लोमरेट का निर्माण हुआ था। इसका जो सोहन संस्कृति का उत्खनन है, सोहन नदी घाटी का जो उत्खनन किया हुआ था, तो 1928 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और किसने करवाया हुआ था? तो D.N. वाडिया ने किया हुआ था। D.N. वाडिया ने किया हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर जो स्थल का उत्खनन है, जैसे और भी स्थल मिले हैं यहाँ पर। तो जैसे 1930 में एक स्थल मिला हुआ था, सोहन नदी घाटी से संबंधित था। KRU टाड ने पिंडी खेब स्थल का उत्खनन किया हुआ था। पिंडी खेब स्थल का उत्खनन किया हुआ था यहाँ पर। अब सोहन नदी में कई सारे उपकरण भी मिले हुए हैं। तो कौन कौन से, कितने प्रकार के उपकरण मिले हुए हैं? तो सोहन नदी घाटी में सामान्य तौर पे 4 समय काल के उपकरण मिले हुए हैं। तो ये उपकरणों के आधार पर इसको 4 समय काल में बांटा जाता है। सोहन उपकरणों के आधार पर काल विभाजन, सोहन नदी घाटी का आधार पर काल विभाजन, या स्थल स्थल विभाजन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर पहला आ जाएगा, तो पहला आ जाएगा प्राक सोहन। प्राक सोहन। इसके बाद जो आ जाएगा उत्तरकालीन सोहन। उत्तरकालीन सोहन। और इसके बाद जो है अंतः सोहन। और यहाँ पर जो है विकसित सोहन। तो ज्यादातर जो समय पर हम लोग जो है विकसित सोहन के बारे में पढ़ रहे होते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे होते हैं। और इस घाटी में जो है 5 वेदिकाएं मिली हुई हैं, कुल 5 वेदिकाएं मिली हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। भीमबेटका से उत्खनन अधिकांश प्रशस्त्र औजार किस पदार्थ के मिले हैं? प्रशस्त का मतलब होता है पत्थर। प्रशस्त का मतलब होता है पत्थर। तो यहाँ पर जो अधिकांश पत्थर जो औजार मिले, पत्थर के औजार मिले हुए हैं, वो किस पदार्थ से
निर्मित मिले हुए हैं। तो देखो यहाँ पर जो है वो क्वार्टजाइट से मिले हुए हैं या बालूशाही पत्थर कहा जाता है इसको। तो कौन से? क्वार्टजाइट और बालूशाही, बालूशाही पत्थर से, बालूशाही पत्थर से कहा जाता है। अब भीमबेटका का कहाँ पर स्थित है? तो भीमबेटका का देखो, कई बार कुछ दोस्तों का प्रश्न था कि यार इसमें लिखा होता है भीमबेटका का जो है भोपाल के नजदीक है। भोपाल, अरे भीमबेटका का जो है कोई बड़ा शहर है, यानी कि भोपाल जो है वो काफी बड़ा है, इसलिए उसके नजदीक बोला जाता है। लेकिन भीमबेटका का जो जिला है तो मध्य प्रदेश में एक, यहाँ पर अब्दुल्लागंज है, अब्दुल्लागंज है, अब्दुल्लागंज। और इसमें जो अब्दुल्लागंज तहसील है और रायसेन जो है वो जिला है। तो रायसेन जिला है, ये भोपाल के नजदीक पड़ता है। और कहाँ पर? मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्वार्टजाइट और बालूशाही पत्थर मिलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो अधिकांश जो औजार हैं वो पीलापन की वजह से पीलापन लिए हुए हैं, क्योंकि ये क्वार्टजाइट के बने हुए हैं। किसके? क्वार्टजाइट की वजह से, किसकी वजह से? पीलापन लिए हुए हैं, पीलापन लिए हुए हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो निचले पुरापाषाण काल के, यानी कि निम्न पुरापाषाण काल के बहुत सारे अलग अलग 5 सतहों के चिन्हित किया गया है। मतलब प्रशस्ति पतलों में 5 जो है स्तरों में चिन्हित किया गया है एक एक करके इनको। और भीमबेटका में अगर कहा जाए तो निम्न पुरापाषाण काल से लेकर कुल मिला के बाद के समय तक हमें साक्ष्य मिलते रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चित्रधूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू संस्कृति किस काल से संबंधित है? कल भी मैंने आपको ये बताया हुआ था। तो हमारा मतलब यानी कि इसका मतलब एक, कई बार देखो जैसे मैंने आपको, अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन पिछली वीडियो में डिस्कशन हो गया है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है यार कि यार पिछली वीडियो में तो कर लिया था, इस वीडियो में भी हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन की जो प्रकृति होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। यहाँ पर पूछा गया है चित्रधूसर मृदवा जो मृदभांड है, यानी कि पेंट्रेटेड ग्रे वेयर, तो एक अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस काल से संबंधित है? तो यह जो है लोह काल से संबंधित है, लोह युग से संबंधित है। और लोह युग बेसिकली किस काल को माना जाता है सामान्य तौर पर? तो अगर कहा जाए तो स्पष्टता उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। और उस प्रश्न में यही पूछा गया था उत्तर वैदिक काल से कौन सा जो मृदभांड संबंधित है? तो उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल जो है वो लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। 600 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। तो आर्यों के प्रतिनिधि के मृदभांड माने जाते हैं। और यहाँ पर, और इनको महाभारत कालीन मृदभांड भी कहा जाता है। इनको इनको क्या है? महाभारत कालीन मृदभांड भी कहा जाता है। कुछ प्रश्न यही था, यही महाभारत कालीन मृदभांड भी कहा जाता है, मृदभांड कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं मेलभांडों की पहचान की जाती है। और पीजीडब्ल्यू से प्राप्त लोहे की सामग्री का अधिकांश आखेट या और युद्ध से संबंधित जो ब्लेड है, तीरंदाजी है, भाला है, इनकी सामग्री मिली हुई है। कृषि में प्रयुक्त जो लोहे उपकरण है वो पीजीडब्ल्यू काल में ही मिलते हैं। ठीक है, इसे जो है सामान्य तौर पे लोहे युग से जोड़ा जाता है, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, लोहे युग से जोड़ा जाता है, लोहे युग से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। भारत में पुरापाषाणकालीन उपकरण सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? इसमें पूछा हुआ है भारत में जो पुरापाषाणकालीन उपकरण हैं वो किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तेक्कलकोटा, हल्लूर, कुरनूल, पलवरम। तो देखो जो पुरापाषाणकालीन उपकरण हैं वो अलग अलग स्थान से पाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा हुआ है सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो सर्वप्रथम देखो एक जगह से प्राप्त हुआ था, वो था पलवरम। पलवरम में जो है 1863 में, पलवरम जो है चेन्नई के निकट पड़ता है, मद्रास में, मद्रास में, चेन्नई के निकट पड़ता है, चेन्नई के निकट, वर्तमान में तमिलनाडु में कहलाया। ठीक है, तो चेन्नई के निकट पड़ता है। और इसकी जो खोज है 1863 में, यहाँ पर देखो 1863 में खोज रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड ने की हुई थी, ब्रुसफोर्ड ने की थी। ठीक है, और यही जो यहाँ पर एक और चीज बता दूं आपको, जो ये पुरापाषाण कालीन अध्ययन करने वाला श्रेय है, जो सामान्य तौर पे श्रेय जो है रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड को ही जाता है। और पूरी तरीके से कहा जाए तो
ठीक है, और यह भारत में पहला प्रयास था जब यहाँ पर, या कहे पहला उपकरण था या पाषाणकालीन औजार था जहाँ मतलब मिला हुआ था यहाँ पर। तो पलवरम से क्या मिला हुआ था? क्वार्टजाइट से निर्मित, क्वार्टजाइट जो पत्थर था, तो क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित, क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित एक हस्तकुतार मिला हुआ था, पत्थर से निर्मित हस्तकुठार मिला हुआ, हस्तकुठार मिला हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसको। और भी नवपाषाणकालीन स्थल हैं, जैसे नवपाषाण ताम्र पाषाणकालीन स्थल हैं, जैसे टेक्कल कोटा हो गया, टेक्कल कोटा है, और यहाँ पर जो हल्लूर है, ये दोनों जो स्थल हैं, ये नवपाषाण या ताम्र पाषाणकालीन स्थल, इनको दोनों बोला जाता है, नवपाषाण ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, नवपाषाण और ताम्र पाषाणकालीन स्थल, ताम्र पाषाण कालीन स्थल। ठीक है, तो ये दोनों इसके स्थल हैं। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका सही आंसर है डी नंबर। मैंने उसमें बता दिया था आपको सही आंसर, तो उसमें मैंने आपको शायद तक सही आंसर नहीं बताया था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। पिछले में हाँ लोहे योग बता दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5वां। 1857 ईस्वी में किसने पचमढ़ी की खोज की थी? तो पचमढ़ी जो है, देखो मध्य प्रदेश में एक हिल स्टेशन है, मध्य प्रदेश में एक हिल स्टेशन है, लेकिन उसके साथ ही यह जो है एक प्रस्थल भी है। तो 1857 ईस्वी में जो है पचमढ़ी की खोज किसने की हुई थी? तो आप इसका सही आंसर बता सकते हैं तो बताइए। बाकी इसका सही आंसर है कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ, कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ इसके सही आंसर है। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़े से जान लेते हैं। तो देखो 1857 की क्रांति जब हो रही थी, 1857 ईस्वी की क्रांति, तो इस दौरान जो ब्रिटिश सेना के कैप्टन थे, यानी कि ब्रिटिश सेना के जो मध्य प्रांत में कैप्टन थे, वही कौन थे? यह व्यक्ति थे कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ थे। ठीक है, तो ब्रिटिश सेना में ब्रिटिश सेना में मध्य प्रांत में, मध्य प्रांत यानी कि मध्य प्रदेश में कैप्टन थे, कैप्टन थे। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर पचमढ़ी की खोज की थी। अब पचमढ़ी जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक हिल स्टेशन हो गया, और यह जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर स्थित है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर स्थित है, और यहाँ पर अनेक प्रागैतिहासिक और शिलाश्रय शैलचित्र पाए गए हैं। यहाँ पर भीमबेटका जो बी एस बागड़कर हैं, 1957 में इन्होंने, बी एस बागड़कर ने, बी एस बी एस बागड़कर ने बाकड़कर ने जो है भीमबेटका की खोज की थी, भीमबेटका की खोज की थी। ठीक है, खोज की, तो ये इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6वां। ठीक है, भीमबेटका परिसर के किस चरण में ऊर्ध्वाधर पट्टियों वाले बड़े आकार के जानवर और मनुष्यों के चित्र मिलते हैं? तो किस चरण में मिलते हैं आपको अच्छे से पता है। यहाँ पर देखो पट्टियों में बड़े आकार के जानवर हैं, और जो मनुष्यों के चित्र मिलते हैं यहाँ पर ऊर्ध्वाधर पट्टियों में। यहाँ पर देखो किस चरण में, आप चरण पूछा हुआ है, तो इसके अलग अलग कई सारे चरण हैं। ठीक है, जब उन चरणों में जो है, तो कई चरणों में बहस किया गया है। अब जो चरण नंबर तीसरा है, तो चरण नंबर तीसरा में जो है ऊर्ध्वाधर पट्टियों वाले बड़े आकार के जानवर और मनुष्यों के चित्र मिलने लगते हैं यहाँ पर। ठीक है, भीमबेटका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, रायसेन जिले में। ठीक है, और यहाँ पर जो भीमबेटका है, तो भीमबेटका में और भी इसकी विशेषता, अभी अभी मैंने आपको बताया था भीमबेटका की खोज किसने की हुई थी, बी एस बाकड़कर महोदय द्वारा खोज की गई थी इसकी 1957 में। बाकी और भी इनका अध्ययन जो है, तो इसका अध्ययन बाकी लोगों ने भी किया हुआ है। किस किस ने अध्ययन किया हुआ है, तो पहले वो भी देख लेते हैं।
जैसे BS वाकड़कर का तो नाम शामिल कर ही लेना है आपको, उनका नाम लिखा ही है, तो मैं यहाँ पे उनका भी नाम लिख देता हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। BS वाकड़कर, वाकड़कर तो हैं ही, ठीक है। इसके अलावा यशोधर मठपाल भी हैं, यशोधर मठपाल भी हैं, यशोधर मठपाल हो गए, जो कि 1974 में इसका अध्ययन किया हुआ है इन्होंने, 1974 में। इसके बाद जो है अरविंद न्यू मेयर भी हैं, अरविंद न्यू मेयर भी हैं, अरविंद न्यू मेयर भी हैं, ठीक है। इन्होंने जो है 1983 में इसकी खोज की हुई थी, मतलब अध्ययन किया हुआ था, ठीक है। और इन चित्रों में जो है यहाँ पर भीमबेटका का जो चित्र हैं लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास से, 10,000 ईसा पूर्व से आसपास तक 700 ईस्वी तक ये विस्तृत हैं, 700 ईस्वी तक विस्तृत देखने को मिलते हैं, ईसा पूर्व से लेकर 700 ईस्वी तक, ठीक है। और वहीं पर इसके अलावा यहाँ पर लगभग 700 से अधिक गुफा आश्रयों में से, 700 से अधिक गुफा आश्रयों में से, गुफा आश्रयों में से 400 से अधिक शैल चित्र देखे गए हैं, 400 से अधिक शैल चित्र देखे गए, ठीक है। तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां, निम्नलिखित में से कौन महापाषाणीय प्रकार नहीं है। महापाषाणीय प्रकार के बारे में पूछा हुआ है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, महापाषाण कालीन का मतलब एक प्रकार से जो है कब्रगाह बनी हुई है, ठीक है। तो कब्रगाह बनी है तो अलग अलग संरचनाएं बनी है जिन पर पत्थर लगे हुए हैं। अब यहाँ पर सबके जो है वो कई सारे प्रकार की हैं, ठीक है। जो मेनहर बनी हुई है, मतलब वहाँ पर जो संरचनाएं बनी हुई हैं, मेगालिथिक संरचनाएं बनी हुई हैं, एक कई प्रकार की बनी हुई हैं। अगर एक एक करके देखें हम, जैसे मेनहर है जो यहाँ पर, मेनहर जो है, तो मेनहर का मतलब है एकल खड़ा पत्थर है ये, ठीक है। तो एकल खड़ा पत्थर इसको बोला जाएगा, एकल खड़ा पत्थर है, ठीक है। डॉलमेन जो है पत्थर की मेज जैसी समाधि कहा जाएगा इसको, पत्थर की मेज जैसी समाधि, मेज जैसी समाधि कहा जाएगा इसको, पत्थर की मेज जैसी समाधि कहा जाएगा। इसके अलावा कैरियन है जो यहाँ पर, अब जो इसका नाम नहीं है कैरियन का, ठीक है। तो ए भी इसी का प्रकार है, कैरियन। तो कैरियन जो है एक प्रकार के पत्थरों का ढेर है ये, पत्थरों का ढेर है। और इसके अलावा शिष्ट आता है जो, शिष्ट, शिष्ट जो है भूमिगत पत्थर का कक्ष है एक प्रकार से, भूमिगत पत्थर का कक्ष है ये। वहीं पर संगोरा व्रत देखा जाए, संगोरा व्रत जो है, तो संगोरा व्रत है पत्थरों का वृत्तीय समूह है, पत्थरों का वृत्तीय समूह है, ठीक है। टोपी का कुंड जो है वो महापाषाणीय प्रकार का नहीं है, ठीक है। यह जो है टोपी कुंड यह नहीं है। डी नंबर इसका जो है, डी नंबर भी सही है, ए वाला भी और ए वाला भी। तो सी नंबर जो है वो सही आंसर हो जाएगा आपका, सी नंबर सही आंसर है, ठीक है। यही गलत भी है और यही सही भी है, तो सी नंबर को नोटिस कर लेना है आपको, ठीक है। कैरियन जो है एक प्रकार की महापाषाण जो है, महापाषाण की दफन पद्धति है, ध्यान रखना है इसको, दफन पद्धति कहा जाता है। महापाषाण काल जो है वो 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है, दक्षिण भारत में माना जाता है। तो महापाषाण काल जो है, महापाषाण काल का समय, महापाषाण काल का समय जो है 1000 ईस्वी ईसा पूर्व के आसपास है, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में, ठीक है। तो इसका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां, परापाषाण काल किस भूवैज्ञानिक युग से जुड़ा हुआ है।
तो पुरापाषाण काल जो है एक भूवैज्ञानिक युग है। तो देखो कई सारे भूवैज्ञानिक युग हैं, इसमें से जो पुरापाषाण काल है वो आपको बताना है किस युग से जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो जैसे निम्न पुरापाषाण काल है, तो देखो निम्न पुरापाषाण काल है जो निम्न पुरापाषाण काल, तो निम्न पुरापाषाण काल जो है ये यानी कि लोअर पैलियोलिथिक जो है ये निचले प्लेस्टोसीन युग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, निचले प्लेस्टोसीन से जुड़ा हुआ है। अभी यहाँ पर देखो पुरापाषाण काल में ये नहीं लिखा है कि कौन सा पुरापाषाण काल है, बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि कौन से की बात हो रही है। तो ये जो है लोअर प्लेस्टोसीन से जुड़ा हुआ है, लोअर प्लेस्टोसीन से जुड़ा हुआ है, यानी कि निचले प्लेस्टोसीन से जुड़ा हुआ है। तो इसका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा वैसे तो। ठीक है, और इसी जो कह सकते हैं अलग अलग युग हैं। अब जैसे यहाँ पर प्लेस्टोसीन युग है, प्लेस्टोसीन युग है जो इसका जो समय काल है वो 26 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 11,700 वर्ष ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, कितना? तो 26 लाख वर्ष पूर्व से 11,700 वर्ष पूर्व तक माना जाता है, पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, वहीं पर जो होलोसीन युग है, होलोसीन युग 11,700 से वर्तमान तक माना जा रहा है इसको। 11,700 वर्ष पूर्व से वर्तमान तक, यानी कि अभी हम जो लोग हैं वो होलोसीन युग में है। ठीक है, वहीं पर जो मध्य काल है यानी कि मध्य प्लेस्टोसीन काल है, तो होलोसीन के जो संधि काल है और प्लेस्टोसीन का जो बीच का काल है, इन दोनों के जो बीच का काल है, इन दोनों के बीच का जो समय है, संक्रमण वाला क्षेत्र है जो, इसको बोला जाता है मध्य प्लेस्टोसीन काल बोला जाता है। ठीक है, यानी कि मध्यपाषाण काल वाला काल बोला जाता है इसको। देखो ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको मध्यपाषाण काल वाला बोला जाता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोटिस कर लो और पढ़ लो बढ़िया तरीके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, काला और लाल मृदभांड ब्लैक एंड रेड वेयर किस काल से संबंधित है? नवपाषाण काल, राजपूत काल, मध्यपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। देखो यहाँ पर कुछ आपको ना कई बार कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना चीजों को लेकर एक एक करके। एक तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जब बहुत सारे जो मृदभांड योग हैं तो वहां पे क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर जो जैसे BR W है जो, ठीक है, अब यहाँ पर जो BR और W है, यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, तो जो ब्लैक एंड रेड वेयर है यह जो है ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। इससे ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, यानी कि चालकोलिथिक पीरियड से संबंधित है। यह मृदभांड परंपरा भारत के जो है विभिन्न प्राकृतिक स्थलों पर पाई जाती है। यहीं पर देखा जाए तो जो चित्रित धूसर मृदभांड था, पेंटेड ग्रे वेयर था जो, ठीक है, तो चित्रित धूसर धूसर मृदभांड यानी कि पेंटेड PGW, पेंटेड ग्रे वेयर था जो, वो उत्तर वैदिक काल से था, उत्तर वैदिक काल से था। और इसके अलावा जो NPVW है यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक एंड पेंटेड ग्रे वेयर, तो NBPW, ठीक है, काला पॉलिशदार मृदभांड जिसको बोलते हैं उत्तरी काला पॉलिशदार मृदभांड, उत्तरी काला पॉलिशदार मृदभांड है जो, मृदभांड है, यह जो है लोह काल या मौर्य युग से जुड़ा हुआ है। लोह युग और मौर्य काल से भी जुड़ा हुआ है, मौर्य काल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको नोटिस कर लेना है आपको अच्छे से बढ़िया तरीके से। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बढ़िया सा रट्टा मार लो एक बार में ही डी नंबर। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, नवपाषाण युग में
भूमिगत गड्ढों में निवास करने वाले मानव किस क्षेत्र में रहते थे? तो नवपाषाण युग में जो है भूमिगत गड्ढों में जो निवास करने वाले कहाँ पर रहते थे? तो देखो, आपने दो स्थलों के नाम पढ़ा होगा, एक तो बुझहोम, दूसरा है गुफकराल। ठीक है, तो बुझहोम में और गुफकराल है। तो और इसके अलावा एक और स्थल है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर जो है नवपाषाण काल स्थल है। ठीक है, कश्मीर में जो है, कश्मीर का जो नवपाषाण युग में है, तो दो स्थल हैं, एक तो बुर्जहोम, बुर्जहोम और गुफकराल। बुर्जहोम और कराल। ठीक है, और यह जो है यहाँ पर झीलम नदी घाटी तथा स्वात नदी घाटी के लोबनर यानी कि लोवेन जो क्षेत्र है वहां पर पाए जाते हैं। यहाँ पे और भी साक्ष्य मिलते हैं। बुर्जहोम का मतलब ये होता है, अर्थ इसका है, इसका अर्थ है भुर्ज। भुर्ज यानी कि भोजपत्र का स्थान, भोजपत्र का स्थान। ठीक है, और यहाँ के जो लोग हैं वो आखेटक संग्राहक हुआ करते थे। बुर्जहोम से जो है कुत्ते के मालिक के कुत्ते जो थे उसको मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। तो बुर्जहोम से जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको, बुर्जहोम से, बुर्जहोम से कुत्ते को, कुत्ते को मालिक के साथ, मालिक के साथ दफनाने के साथ, दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। इसको भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो भूमिगत गड्ढों में जो है निवास करने वाले मानव किस क्षेत्र में निवास करते थे? अब भूमिगत गड्ढों का मतलब यहाँ पर क्या है, जो अत्यधिक ठंड वाले जो स्थान होते थे। आपने अगर इग्लू का नाम सुना होगा, इग्लू का नाम सुना होगा, जो इस तरीके के घर बनाए जाते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा इग्लू। तो यह जो ठंडे प्रदेशों में ऐसे इग्लू बनाए जाते थे, जिससे कि यहाँ से छोटा सी जगह रहेगी और यहाँ पर आप आराम से ठंड से बच सकते हो। तो यहाँ पर जो है इग्लू तो बनाने की एक प्रणाली नहीं थी इनके पास, लेकिन यहाँ पर ये था कि जो ये धरती है जो यहाँ पर, तो इसके अंतर्गत गड्ढे बना लेंगे, तो यहाँ पर जो है गर्म स्थान मिलता था इनको, तो यहाँ पर जो है गर्मी रहती थी और पर्याप्त रूप से यह जो है ठंड से बच जाते थे, तो जो है भूमिगत गड्ढों में निवास करते थे यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो है डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, कश्मीर में ये स्थल स्थित है। ठीक है, कश्मीर में डी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर स्थलों से किसके प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो मध्य प्रदेश के जो आदमगढ़ है और राजस्थान के जो बागौर स्थलों में किसके प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? अब यहाँ पर देखो, आदमगढ़ और बागौर, बागौर जो है वो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, आदमगढ़ जो है जो और बागौर है, जो दोनों राजस्थान में पड़ते हैं। यहाँ पर से जो है पशुपालन के हमें साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से जो है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिल रहे हैं, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, प्राचीनतम साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक है, इनका जो काल है लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। मध्य पाषाणकालीन स्थल है ये। ठीक है, और एक तो यह जो स्थल है ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है, मध्य पाषाणकालीन स्थल है, मध्य पाषाणकालीन स्थल है। और बागौर जो है राजस्थान में, देखो यहाँ पर जो बागौर है, तो बागौर कहाँ राजस्थान में पड़ता है? अब राजस्थान में कहाँ पड़ता है ये? भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे पड़ता है। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे पड़ता है, कोठारी नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, और आदमगढ़ों में, आदमगढ़ से जो है पशुओं की हड्डियां या अस्थियां जो हैं बड़ी मात्रा में यहाँ से मिली हुई हैं। तो ये जो साक्ष्य भारत में पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं। कई बार आपने बड़ी मात्रा में सुना होगा कि जो कहाँ पर होते था पशुपालन, बड़ी मात्रा में कहाँ पर होता था, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो जो है नवपाषाणकालीन स्थल मिलता, नवपाषाणकालीन जो समय है वहां पर होता था। ये आपको बिल्कुल नोटिस करके रखना है और ध्यान रखना है कि नवपाषाण कालीन जो है वहां पर सबसे अधिक पशुपालन होता था, जबकि जो मध्य पाषाण काल में है वहां पर पशुपालन प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, पशु पालतू जानवरों के साक्ष्य यहाँ से मिलने लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भारत की निम्न पुरातात्विक संस्कृतियों को उनके कालक्रम के अनुसार जो है सही क्रम में व्यवस्थित करना है।
तो एक एक करके यहाँ पर हम इनके कालक्रम को लिखते चलते हैं, उनके व्यवस्थित करते चलते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है पोर्टुगीज संस्कृति है, ये प्राग हड़प्पाई संस्कृति थी। कौन सी थी? प्राग हड़प्पाई संस्कृति थी। तो इसका जो समय काल है वो है 3300 ईसा पूर्व के आसपास, 3300 ईसा पूर्व के आसपास आ जाएगा। ठीक है, वहीं पर जो कायथा संस्कृति है, तो कायथा संस्कृति का जो समय काल है वो 2000 से लेकर 1800 ईसा पूर्व के आसपास है। 2000 से लेकर 1800 ईसा पूर्व के पास आसपास। तो मध्य प्रदेश में जो है विकसित ताम्र पाषाण संस्कृति थी, कायथा संस्कृति जो थी, तो विकसित ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी, ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी। और जो मालवा संस्कृति है, तो मालवा संस्कृति का जो समय काल है वो 1700 से लेकर 1200 ईसा पूर्व है। ये भी एक प्रकार की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति थी, नर्मदा नदी क्षेत्र में विकसित हुई थी। जोरवे संस्कृति है जो महाराष्ट्र में मिलती है, ये भी एक ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है। ये 700 1400 से लेकर 700 ईसा पूर्व के आसपास था। अब इनको लगा लीजिए एक एक करके। तो सबसे पहले जो आ जाएगी वो पोर्टुगीज संस्कृति आ जाएगी, तो पहला नंबर आ जाएगा आपका। फिर इसके बाद कायथा संस्कृति आ जाएगी। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है वो मालवा संस्कृति आ जाएगी, यानी कि पहले से ही लगे हुए थे सही। ठीक है, और इसके बाद जो है जोरवे संस्कृति आ जाएगी। तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 कहीं पे है, ये वाला सी नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। भारत की ताम्रपाषाण संस्कृतियों का सही कालक्रम अनुसार कौन सा है? सेम क्वेश्चन आ गया है। अब सेम क्वेश्चन में थोड़ी सा अंतर है हालांकि, लेकिन इसमें ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के बारे में पूछा हुआ है। अब ताम्रपाषाण संस्कृतियां हैं जो कायथा, आहड़ और मालवा और चोरवे, चारों की चारों संस्कृतियां ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां हैं। लेकिन इनमें भी जो समय काल है या कालक्रम है जो इनका अलग अलग है, और अलग अलग समय पर ये विकसित हुई थी। अब जैसे कायथा संस्कृति है जो, तो कायथा संस्कृति का समय काल है वो 2000 से लेकर 1800 ईसा पूर्व के आसपास है। 2000 से लेकर 1800 ईसा पूर्व के आसपास। जो आहड़ संस्कृति है इसका जो समय काल है वो 1900 से लेकर 1200 ईसा पूर्व के आसपास है। 1200 ईसो ईसो 1200 ईसी के आसपास है। मालवा संस्कृति है जो उसका 1700 से लेकर 1200 ईसा पूर्व के आसपास है। ठीक है, और जो जोरवे संस्कृति है इसका जो है 1400 से लेकर 700 ईस्वी के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास है। ठीक है, तो कायथा यानी कि इसका देखो ट्रिक लगा लो, KAMJ, कामज या कामजे, कामजे, कामजे बेटर है, तो कामजे लगा लो। इस तरीके से आप लगा सकते हो इसको। अब यहाँ पर जो कायथा संस्कृति है, तो कायथा संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति में से एक थी। आहड़ संस्कृति जो है राजस्थान में जो है, राजस्थान में उदयपुर के निकट है स्थित, उदयपुर के निकट बेड़च नची में, बेड़च नदी के किनारे स्थित है, नदी के किनारे स्थित है, किनारे स्थित है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो। मालवा संस्कृति जो है वहां पर नर्मदा क्षेत्र में पड़ जाएगी, यानी कि मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी क्षेत्र में, यहाँ पर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और जोरवे संस्कृति जो है तो यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में यह विकसित हुई है, महाराष्ट्र में ये विकसित हुई है। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी, आई कुछ की नहीं आई है। तो एक तो देखो कई बार ऐसे ना प्रश्न अगर पूछे जा रहे हैं कालक्रम अनुसार, उनका बेहतर तरीका होता है कि एक एक आप समय काल लिख लो। अगर आप लॉजिक नहीं लगा पा रहे हो तो एक या दो के नाम आपको याद होना चाहिए। अगर आपने ताम्रपाषाण कालीन स्थल पढ़ा होगा, बेसिक्स भी आपने पढ़ा हुआ होगा ना, तो आप समझ जाओगे कि यार बेसिक्स में भी तो ये सारी चीजें लिखी हुई है ना ऑलरेडी। जब ऑलरेडी लिखी हुई है तो फिर क्या ही समस्या है, बढ़िया से पढ़ाओ। मतलब पढ़ो, कोई इशू थोड़ी ना है उसमें। ये तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? चालकोलिथिक का मतलब होता है ताम्र, तामा। ठीक है, तामा कहा जाता है। तो चालकोलिथिक युग जो है, चालकोज, अब यहाँ पर देखो चालकोलिथिक शब्द जो है, यह जो शब्द है कौन सा? चालकोलिथिक शब्द। तो चालकोलिथिक शब्द जो है, चालकोलिथिक शब्द किस चीज से बना हुआ है? तो ये दो शब्दों से बना हुआ है, तो दो शब्द बने हैं। दो शब्द कौन कौन से हैं? अब एक एक शब्द देख लेते हैं। एक शब्द है चालकोस। चालकोस मतलब चल तुझे काफी पिला देंगे वहां पे, लेकिन उसको तो चाय पसंद होती है।
तामा, चालकोस का मतलब होता है तामा, और लिथोस, तो लिथोस का जो अर्थ है वो है पत्थर। लिथोस का अर्थ होता है पत्थर, तो ये दो दो शब्दों से मिलकर बना होता है चालकोलिथिक। तो ये ताम्रपाषाण का युग का ही दूसरा नाम होता है। और यहाँ पर जो है इस जो चालकोलिथिक युग में क्या होता था, तो चालकोलिथिक युग में बेसिकली तामा और पत्थर दोनों से बने हुए जो उपकरण होते थे, मानव उनका उपयोग करने लगा था। कुछ यहाँ पर स्थल हैं, जैसे स्थल के नाम देख लो, कायथा हो गया, आहार संस्कृति हो गई, मालवा संस्कृति हो गई, मालवा क्षेत्र हो गया, जोरवे है, इसके अलावा गणेश्वर है, गणेश्वर। ठीक है, तो इसका जो सही हो जाएगा ताम्रपाषाण युग, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल महापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो ऐसा कौन सा स्थल है जो महापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो देखो, एल्वेश्वरम, आदि चंद्रलूर, ब्रह्मगिरी या जुन्नर। तो देखो सिंपल सा है, महापाषाण कालीन संस्कृति के कुछ स्थलों के नाम आप देख लो एक एक करके। तो देखो, एल्वेश्वरम तो है ही, ठीक है। इसके अलावा आदि चंद्रलूर भी है, ब्रह्मगिरी भी है। इसके अलावा और भी नाम देखो तो उतनूर, उतनूर भी आ जाएगा। और इसके अलावा जो है पोरकलम भी आ जाएगा, पोरकलम। और इसके अलावा हल्लूर भी आ जाएगा। तो ये जो है, अब जोन्नार जो है, जोन्नार महाराष्ट्र में स्थित है। ये जोन्नार जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और यही जो है एक बौद्धकालीन गुफा है, एक बौद्धकालीन गुफा है एक प्रकार की। ठीक है, और यह एक प्रकार से कह सकते हो महापाषाण संस्कृति से नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो महापाषाण संस्कृति या समाधियों की जो खोज की हुई थी, वो किसने की हुई थी? बीडी कृष्णा स्वामी द्वारा की गई थी। बीडी कृष्णा स्वामी के द्वारा की गई थी, कृष्णा स्वामी के द्वारा, स्वामी के द्वारा की गई थी, बीडी कृष्णा स्वामी के द्वारा की गई थी। और इन कब्रों से जो है लोहे के उपकरण प्रमुखता से मिलते हैं। ठीक है, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। डोलमेन शब्द जो का तात्पर्य क्या है? डोलमेन शब्द का तात्पर्य क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया हुआ था, एक प्रकार की पाषाण समाधियां हैं। ठीक है, महापाषाण कालीन से जुड़ा हुआ है, महापाषाण काल से जुड़ा हुआ है। अब ये जो समाधियां हैं, तो गड़े हुए मुर्दों पर जो है निर्मित पाषाण समाधियां हैं ये। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो गड़े हुए मुर्दों पर जड़ी हुई समाधियां हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लो बढ़िया तरीके से। डी नंबर, ठीक है। अब यह है उन पाषाण समाधि को कहते हैं, इन जमीन के ऊपर जो है बड़े बड़े पत्थरों की मेज की तरह जो है खड़ा करके बनाई जाती हैं। आपने अगर देखा होगा तो इस तरीके की जो है खड़ी कर दी जाती है ना, कुछ ऐसा टाइप का, पता नहीं किस टाइप का है मतलब, तो इस टाइप का खड़ी कर दी जाती हैं, तो इनको डोलमेन कहा जाता है। ठीक है, और और यदि ऐसा कक्ष जो जमीन के अंदर होता है तो उसको शिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और आंशिक रूप से भूमिगत हो तो उसको डोलेमाइट शिस्ट भी कहा जाता है। अब डोलमेन की जो प्राप्ति हुई थी, तो डोलमेन की जो प्राप्ति किन किन स्थलों से हुई है? तो देखो, ब्रह्मगिरी कर्नाटक से मिली है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक से मिला हुआ है स्थल। और इसके अलावा जो है डोलमेन समाधियां में चिंगलफुट तमिलनाडु से मिला हुआ है, चिंगलफुट तमिलनाडु से मिला हुआ है। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 17वां नंबर है, बृहत पाषाण स्मारकों को किस रूप में पहचाना गया है? मेघालय में जो है तो किस रूप में पहचाना गया है बृहत पाषाण स्मारकों को? अब देखो, यहाँ पर मैंने बताया हुआ है आपको कि कई सारे ऐसे स्थान हैं, यानी कि जो समाधियां हैं उनको बोला जाता है मेगालिथ, यानी कि महापाषाण। यहाँ पर देखो, बृहत पाषाण का मतलब है महापाषाण। ठीक है, शब्दों में हेर फेर होगा, आपको एक बार इंग्लिश भी पढ़ लेना है। यहाँ पर मैंने इंग्लिश शामिल नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आपको किसी भी प्रश्न के किसी भी शब्द में डाउट होता है, तो बेहतर होता है कि आप जो है एक बार इंग्लिश पे नजर डाल लें। कई बार इंग्लिश वाले जो शब्द होते हैं वो कॉमन शब्द होते हैं और लगता है यार ये तो सही पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो जो मेगालिथ से, तो मेगालिथ का मतलब होता है बृहत पाषाण उपकरण। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में इनको जाना जाता है, तो सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में पहचाना गया है। और बड़े बड़े पाषाण खंडों में निर्मित समाधियां होती हैं। मेगालिथ का मतलब है बड़े 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 पाषाण खंडों से, पाषाण खंडों से निर्मित समाधियां होती हैं, निर्मित समाधियां होती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। और इन समाधियों में जो है लोहे के उपकरण, मृदभांड और अस्थियां पाई जाती हैं। तो सी नंबर सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल महापाषाण युग की संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो कौन सा युग है या स्थल है जो वो महापाषाण युग की संबंधित नहीं है? अभी अभी आपको मैंने महापाषाण कालीन जो है स्थलों के नाम बताए हुए थे, आपने अच्छे से अगर पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैंने कौन कौन से बताए हुए थे? तो जैसे देखो, मैंने ब्रह्मगिरी के बारे में बताया हुआ था आपको, ब्रह्मगिरी जो कि कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ पर डॉल्मेन समाधियां मिलती है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है अभी। ठीक है, उतनूर हो गया। और इसके अलावा कौन है, पोरकलम भी मैंने आपको बताया हुआ था। पोरकलम के अलावा मैंने आपको हल्लूर बताया हुआ था, आदि चंदलूर भी बताया हुआ था, आदि चंदलूर। तो ये महापाषाण कालीन स्थल है, इनको रट्टा मान लो अच्छे से। ठीक है, आदि चंदलूर जो है, अच्छा इसने पूछा हुआ है महापाषाण कालीन युग की संस्कृति से संबंधित नहीं है। आदि चंदलूर जो है, यह जो है महापाषाण कालीन क्या है, लोह युग भी माना जाता है सामान्य तौर पे। तो कई बार आदि चंद्रलोक का नाम भी लिख देते हैं, जो इतिहासकार होते हैं वो कंफ्यूज हैं इस मामले में थोड़ी सा। ठीक है, तो एक प्रकार का लोह युग का एक महत्वपूर्ण, लोह युग का, लोह युग का महत्वपूर्ण स्थल है ये, महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, तो यह जो एक प्रकार से कहता है कि महापाषाण श्रेणी में नहीं आता है, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। बाकी चंद्रगिरी, उतनूर और ब्रह्मगिरी हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां, नवपाषाण युग के किन स्थलों से हड्डियों से बने औजार पाए गए हैं? तो किन किन स्थलों से जो है, अब यहाँ पर कई बार देखो कंफ्यूज हैं कई सारे जो हैं इतिहासकार हैं। एक तो कई लोग बोलते हैं सिर्फ चिरान से मिला हुआ है, लेकिन जो यहाँ पर एक और स्थल है, यह जो है PYQ में क्वेश्चन है ये। ठीक है, पूछा गया है। ठीक है, और जैसे जब मैंने अटेम्प्ट किया हुआ था तो मैं भी कंफ्यूज था यार कि यार इसमें तो मैंने चिरान बस का नाम पढ़ा हुआ है। अब चिरान से जो है हमें एक यहाँ पर कह सकते हो कि मध्य गंगा घाटी का एक नवपाषाण काल स्थल है, यहाँ से चिरान जो है बिहार में स्थित है। तो बिहार से जो है, चिरान बिहार से हमें हड्डी के ऊपर मिलते हैं, और यहीं से जो है मृदभांड भी हमें मिलते हैं। ठीक है, वहीं पर देखो गुफ कराल भी एक ऐसा स्थल है। गुफ कराल का अर्थ है कुम्हार की गुफा, कुम्हार की गुफा होता है। और एक कश्मीर का नवपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, तो गुफ कराल के बारे में थोड़ी सा और देख लो यार, यहाँ पर अलग से लिख लो। गुफ कराल जो है कश्मीर का नवपाषाण कालीन स्थल है, अभी अभी मैंने आपको बताया भी था ये, कश्मीर का नवपाषाण कालीन स्थल, नवपाषाण कालीन स्थल, कालीन स्थल है। ठीक है, और इसकी जो खोज है 1981 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में जो है A K शर्मा, A K शर्मा ने उत्खनन किया था, उत्खनन किया। तो ठीक है, और यहाँ पर जो है भेड़ बकरी आदि पशुओं की जो है हड्डियां या हड्डी से बनी जो सुइयां प्राप्त हुई हैं यहाँ पर। तो हड्डी से बनी, यहाँ पर हड्डी गलत लिख दिया, तो हड्डी से बनी, हड्डी से बनी सुइयां प्राप्त हुई हैं, सुइयां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3, यानी कि बी नंबर सही आंसर है। ठीक है, बी नंबर सही आंसर है। ठीक है, ये किस तरीके का बन गया यार, चलो जो भी बन गया तो हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन को देखना था 1 और 3, कुछ इस तरीके का बनेगा।
बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20वां, हड्डी के उपकरण किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? हड्डी के जो उपकरण हैं वो किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं, इसने पूछा हुआ है। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया हुआ था कि हड्डी के उपकरणों के नाम बताया हुआ है आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है मध्य पाषाणकालीन एक स्थल था जहां पर हड्डी के कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं या आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। तो अभी आपको देखो मैंने बताया हुआ है, यहाँ पर देख रहे हो कि नवपाषाण काल पूछा हुआ है इसने। यहाँ पर क्या है, नवपाषाण युग में पूछा हुआ था। और यहाँ पर जो पूछा हुआ किस पुरातात्विक स्थल से मिली, तो यहाँ पर पुरातात्विक स्थलों के नाम पूछे हुए हैं। कुछ पुरातात्विक स्थल हैं जहाँ से हड्डी के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक स्थल है महादहा, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है ये, प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। और यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो हड्डी के उपकरण और सींग से निर्मित जो है आभूषण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा एक व्यक्ति हैं, उत्खननकर्ता थे, तो उन्होंने अलग अलग जगह पे इसकी खोज की। जैसे यहाँ पर 3 क्षेत्र इन्होंने चिन्हित किए हुए थे महादहा में, 3 क्षेत्र चिन्हित किए हुए हैं महादहा में, महादहा में 3 क्षेत्र चिन्हित किए हुए थे। पहला क्षेत्र जो था वो था झील क्षेत्र, झील क्षेत्र था, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा था वो था बूचड़ खाना संकुल, बूचड़ खाना संकुल। और इसके बाद जो था वो था कब्रिस्तान निवास क्षेत्र, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। तो एक कुल मिला के यहाँ पर जो है बूचड़ खाना संकुल से है, यहाँ पर जो बूचड़ खाना संकुल है यहाँ से सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर हड्डी के उपकरण मिले हुए हैं। इसके अलावा देख सकते हैं जो सराय नाहर राय, आपको नाम सुना होगा, कि वहां पर से भी हड्डी के उपकरण मिले हुए हैं या युद्ध के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो वहां पर अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं या कम मात्रा में मिले हुए हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21वां, राजस्थान में स्थित ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है राजस्थान में कई सारे स्थल स्थित हैं। अब जैसे एरण है, तो एरण जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, एरण जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है यहाँ पर। अब बात आती है किस स्थल की, ताम्रपाषाण युग की। तो ताम्रपाषाण युग जो है वो किस, कौन सा स्थल है, गणेश्वर। गणेश्वर जो है एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, ठीक है। तो इसका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यह जो है राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, राजस्थान के, राजस्थान के सीकर जिले में स्थित, सीकर जिले में स्थित हो जाएगा। और किस नदी के किनारे है ये? तो कांतली नदी के किनारे स्थित, कांतली नदी के किनारे, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका उत्खनन किया हुआ था, तो गणेश्वर का जो उत्खनन है, उत्खनन किसने किया हुआ था? तो 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ था। उत्खनन किसने किया था? रत्नचंद्र अग्रवाल ने, रत्नचंद्र अग्रवाल ने इसका उत्खनन किया हुआ था। और यहाँ पर गणेश्वर जो है, गणेश्वर यहाँ पर खेतड़ी की खदानें जो है, खेतड़ी में जो है तांबे की खदानें हैं, तो खेतड़ी की खदानों के निकट स्थित है, खेतड़ी की खदानों के निकट स्थित है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर कह सकते हैं कि अधिकतर जो 99% से लगभग 99% तांबा यहीं से प्राप्त होता था इस स्थल को, ठीक है। और इसी जो गणेश्वर है, तो गणेश्वर को भारत में ताम्रपाषाण या ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता था, ठीक है। यहाँ पर 3 चरण रेखांकित किए गए थे। एरण जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और चंदौली जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर जो सोनगांव दिया है, तो सोनगांव जो है आपको चैट में बताना है कि कहाँ पर यह स्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 22वां, भारत में मध्य पाषाणकालीन शैल चित्रों की प्रथम खोज कहाँ हुई थी? तो मध्य पाषाणकालीन जो है शैल चित्रों की खोज के बारे में पूछा हुआ है। अब यहाँ पर देखो कई सारे नाम स्थित हैं, कई आपने सुना होगा यार भीमबेटका में हुआ था, तो भीमबेटका में कंफ्यूज हो जाना है आपको। लेकिन यहाँ पर पूछा है मध्य पाषाणकालीन शैल चित्रों की प्रथम खोज। अगर यहाँ पर जैसे भीमबेटका का नहीं दिया हुआ है तो उसको छोड़ दो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन और भी तो है यहाँ पर स्थल। तो जैसे विश्व में प्रथम ज्ञात जो
स्थल हैं, तो उसमें से है सुहागी घाट है। कौन है? सुहागी घाट है, जहां पर सर्वप्रथम शैल चित्रों की खोज हुई थी। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अब जो सुहागी घाट है यह कहाँ पर स्थित है? तो देखो सुहागी घाट के बारे में थोड़ी सा हम पढ़ लेते हैं। सुहागी घाट के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सुहागी घाट जो है 1867 1867 और 68 ईस्वी में, 68 ईस्वी में इसकी खुदाई हुई थी और यहाँ पर ही प्रथम ज्ञात एक प्रकार से स्थल प्राप्त हुआ था। तो यह जो है कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है। कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है। पहाड़ियों में स्थित है। और इसके अलावा क्या हो जाएगा? सिहागी घाट जो है वो कहाँ पर स्थित है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसका जो उत्खनन है, सुहागी घाट का उत्खनन जो है या खोज जो किसके द्वारा की गई थी? ए सी एस कार्लाइल के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसके अलावा जे काकवर्ण के द्वारा की गई थी। जे काकवर्ण के द्वारा की गई थी। जे काकवर्ण के द्वारा की गई थी। संपूर्ण मिर्जापुर के जो क्षेत्र के जो शैल चित्रों की खोज इनके प्रयासों से हुई थी। भीमबेटका देखो मैंने आपको बताया हुआ था मध्य प्रदेश में स्थित है। और लाखाजोर, लाखाजोर जो है यह जो है यूपी में स्थित है। यहाँ से भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 24वां। भीमबेटका में पाषाण चित्रों का निर्माण किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पर पूछा हुआ है प्रारंभ हुआ था। देखो प्रारंभ शब्द को नोटिस कर लो कि प्रारंभ हुआ था उसने पूछा हुआ है। तो आपको अच्छे से पता है कि जो इसका जो प्रारंभ है वो मध्य पाषाण काल से हुआ था। अभी यहाँ पर कंफ्यूजन आपको मध्य पुरा पाषाण काल से नहीं हो जाना है प्रारंभ, यहाँ पर है मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल इसका सही आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, तो सी नंबर सही आंसर है। अब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था इसकी जो खुदाई है या खोज है वो BS बाकड़कर के महोदय के द्वारा की गई थी 1957 में। 1957 ईस्वी में 1957 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी BS माकड़कर महोदय के द्वारा। या उसके बारे में मैंने आपको पहले भी डिटेल में बता चुका हूँ। एक पॉइंट जो मैंने छोड़ दिया था वो पॉइंट यहाँ पर नोटिस कर लो कि 2003 में जैसे यूनेस्को यूएनएस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25वां। भारत की सबसे प्राचीन गुहा चित्रकला कहाँ पाई जाती है? इसने पूछा है गुहा चित्रकला के बारे में पूछा है, यानी कि गुफा चित्रकला के बारे में पूछा हुआ है। अब प्राचीन जो है, सबसे प्राचीन जो है, अभी यहाँ पर देखो दो चीजें हैं। जैसे इन तीन प्रश्नों में आप अंतर कर पा रहे होगे, एक ये वाला प्रश्न हो गया, एक ये वाला प्रश्न हो गया, एक वाला प्रश्न हो गया, तो इन तीनों प्रश्नों में अंतर करो। तो इसमें पूछा हुआ है मध्य पाषाणकालीन शैल चित्रों की प्रथम खोज कहाँ हुई थी? तो मध्य पाषाणकालीन इसने पूछा है, लेकिन प्रथम खोज कहाँ पर हुई थी? तो प्रथम खोज जो है वो इस काल में हुई थी। आपको पता है समय काल यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये देखो इस समय काल जो है 1867 से लेकर जो 67 से लेकर 68 के बीच में हुई थी। वहीं पर जो यहाँ पर जो है इसने पूछा है मध्य पाषाण काल में हुई थी, लेकिन जो है 1957 में इसकी खोज हुई थी। कब हुई थी? 1957 में इसकी खोज हुई थी। तो यहाँ पर ये आपको नोटिस कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर जो इसने पूछा हुआ है प्राचीन, यानी कि इन दोनों में जो है 1957 खोज अलग बात है, और यहाँ पर जो इनका चित्र बनने लगे थे उनका कह सकते हो कि समय काल और पहले से था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। भीमबेटका से की खोज बहुत यहाँ पर जो है प्राचीन, सबसे बहुत प्राचीन मिलते हैं, और लगभग देखा जाए तो 10,000 ईसा पूर्व के आसपास से यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, प्रारंभ हो जाते हैं, यानी कि मध्य प्रशस्त युग में प्रारंभ होते हैं। अजंता की जो चित्रकला गुफा है और जो गुप्त यहाँ पर जो अजंता है, अजंता की जो चित्रकला है ये गुप्त और गुप्तोत्तर काल की है। गुप्त और गुप्तोत्तर काल की है। गुप्तोत्तर काल की है। ठीक है, तो यानी कि दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर सदी
ईसा पूर्व से लेकर 7वीं सदी तक, 7वीं सदी ईस्वी तक। ठीक है। और जो है जोगीमारा जो है ये छत्तीसगढ़ की है, छत्तीसगढ़ की है, छत्तीसगढ़ की गुफा चित्रकला है। और इसकी जो समय काल है वो 3वीं सदी ईसा पूर्व है, 3वीं सदी ईसा पूर्व है। ठीक है। और यहाँ पर जो सतन वासल चित्रकला है ये तमिलनाडु में स्थित है। और ये जो है पल्लव कालीन चित्रकला है। यहाँ पर पल्लव कालीन चित्रकला मिलती है, पल्लव कालीन चित्रकला मिलने लगती है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26वां। प्रपाषाण युग का सर्वप्रमुख उपकरण कौन सा है? प्रपाषाण युग का जो था सर्वप्रमुख उपकरण के बारे में पूछा हुआ है, कौन सा उपकरण है? देखो सबसे प्रमुख उपकरण में से ये हैंड एक्स जो था, हैंड एक्स कह सकते हैं, यानी कि हस्त कुठार जिसको बोला जाता था, हैंड एक्स या हस्त कुठार बोला जाता था। हैंड एक्स यानी कि एक प्रकार की कुल्हाड़ी होती है, एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी होता है। ठीक है। ये बाईफेशियल या द्विपार्श्विक विधि से बनाया जाता था, यानी कि मतलब कि एक प्रकार से कहा जाए तो पत्थर के दोनों ओर से इसको काट कर बनाया जाता था। तो ये इसको जो है जो हस्त कुठार है इसका निर्माण है, तो अगर जिसका नाम है बाईफेशियल, बाईफेशियल बाईफेशियल या द्विपार्श्विक विधि से बनाया जाता था, द्विपार्श्विक विधि से बनाया जाता था। और इसे जो है पत्थर से काट कर बनाया जाता था। इसे मतलब इसे पत्थर के दोनों ओर से काट कर बनाया जाता था, दोनों ओर से काट कर बनाया जाता था। ठीक है। और इसको एलुसियन उपकरण भी कहा जाता था, एलुसियन, एसुलियन या एलुसियन, लूशियन उपकरण भी कहते हैं। ठीक है। और इस प्रकार का जो उपकरण है मैंने आपको बताया हुआ था 1863 में पलवरम में रावस मद्रास मद्रास के निकट जो है रॉबर्ट बुशफोर्ड के द्वारा इसको खोजा गया हुआ था। तो इसका सही आंसर है बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27वां। तो 27वां क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफाओं को देखकर उनके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को उजागर किया था? तो इसमें आपको पता है कि किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार जो है पहली बार भीमबेटका गुफाओं को देखकर उनके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को उजागर किया हुआ था? आपको अच्छे से पता है कि जो भीमबेटका गुफा है उसकी जो खोज की हुई थी तो वो बी एस वाकड़कर के महोदय के द्वारा की गई थी। अब बी एस वाकड़कर का फुल फॉर्म है, यहाँ पर देखो एक एक करके थोड़ी सा बी एस वाकड़कर के बारे में जान लेते हैं हम लोग। बी एस वाकड़कर, क्योंकि आपने नाम बहुत पढ़ा होगा इनका, तो बी एस वाकड़कर के बारे में थोड़ी सा जानना भी जरूरी है। इनका फुल फॉर्म था विष्णु श्रीधर, विष्णु श्रीधर वाकड़कर, विष्णु श्रीधर वाकड़कर इनका नाम था, वाकड़कर। ठीक है। इनका जो जन्म है 4 मई 1919 को उज्जैन, 4 मई 1919 को उज्जैन मध्य प्रदेश में होता है, उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। और 1957 में एक ट्रेन यात्रा के दौरान उन्होंने जो है विंध्य पर्वत श्रेणी की चट्टानों को देखकर उन्हें पहचाना हुआ था। अब भीमबेटका जो स्थल है बेसिकली कहाँ है, राजस्थान मध्य प्रदेश में स्थित है। बाकी मैं आपको इसके बारे में और भी डिटेल में बता चुका हूँ। एक पॉइंट भी आपको मैंने नोटिस करवाया हुआ था कि 2003 में जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगर हम बी एस कड़कर के बारे में एक और पॉइंट देखें तो इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28वां कहता है कि पश्चिम बंगाल के ताम्रपाषाण कालीन सांस्कृतिक स्थलों की सही जोड़ी कौन सी है? तो सांस्कृतिक स्थल दिए हुए हैं, उनके बारे में आपको बताना है, ताम्रपाषाण कालीन स्थलों के बारे में। ठीक है। अभी यहाँ पर देखो ताम्रपाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं देखते हैं। ताम्रपाषाण कालीन स्थल तो देखो यहाँ पर आता है सबसे पहले, नाम एक एक करके देख लो आप। सबसे पहले
एक तो आता है महिषादल, महिषादल, ठीक है। फिर आता है पांडु, पांडु राजा डीवी, पांडु। जब मैं एक बार ना एक एक काम करूंगा, आप लोगों को ना पूरी मैपिंग करवा दूंगा, जो पुरातात्विक स्थल हैं, जो भी स्थल हैं, स्थलों से रिलेटेड मैं आपको पूरी की पूरी मैपिंग करवा दूंगा। जो कि कह सकते हैं कि हिस्ट्री जो ऑप्शनल आता है उसमें भी इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं पूरी की पूरी करवा दूंगा एक बार, ठीक है। तो पांडु राजा डीवी, अजय नदी घाटी के किनारे है, अजय नदी घाटी के किनारे स्थित है, अजय नदी घाटी किनारे स्थित है। उसके बाद जो है यहाँ पर है भरतपुर और मंगलकोट, मंगलकोट, एक कुल 4 स्थल शामिल हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो चंदौली जो है, चंदौली महाराष्ट्र में स्थित है, और कायथा जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, कायथा जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो ये तो स्थल नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुल मिला के कौन सा बचा, महिषदल और पांडव राजा देवी। तो 3 और 4, अब यहाँ पर जो है डी नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो इसको नोटिस कर लिया आपने। और उसके अलावा पूर्वी भारत के अन्य पाषाण काल स्थलों में जैसे गोलवाई शासन, ठीक है। अब यहाँ पर पूर्वी भारत में एक तो गोलवाई शासन, इसका नाम याद रखो क्योंकि ये भूलने वाला है। गोलवाई शासन, यह जो है उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा चिरांद आता है, सेनुआर आता है, सोनपुर, टाराडी, ये सारे नाम भी आते हैं, ठीक है। इसका तो सही आंसर है डी, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29वां, भारत में जो है सोहन संस्कृति किस पाषाण काल से संबंधित है। सोहन संस्कृति है जो, तो देखो अलग अलग पाषाण काल से संबंधित रही है। अब यहाँ पर जो सोहन संस्कृति है निम्न पाषाण काल से संबंधित है। निम्न पाषाण काल है, कई संस्कृतियां और भी से संबंधित है, चापर चौपिंग संस्कृति भी है, ठीक है। और इसको जो सोहन संस्कृति को भी चापर चौपिंग संस्कृति भी कहा जाता है, चौपर चौपिंग संस्कृति भी कहा जाता है, चौपर चौपिंग संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी जो स्थल उत्खनन है 1928 ईस्वी में डी एन वाडिया के द्वारा किया गया था। इसके बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूँ, डी एन वाडिया के बारे में पहले ही बता चुका था, यानी कि स्वर्ण संस्कृति के बारे में पहले बता चुका था आपको, ठीक है। और यह जो है लोअर पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक यानी कि निम्न पाषाण काल से संबंधित है, और डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण किस पुरापाषाण परंपरा की पहचान है। तो ब्लेड ब्यूरिन जो है परंपरा जो है किस पुरापाषाण काल से संबंधित है, तो यह जो है उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। जब आप लोग कोई एक बंदा भी अगर बैच परचेज कर लेगा तो उस दिन मैं थोड़ा सा ठहराव लेने लगूंगा और प्रश्न का आंसर आपको बताने का समय दूंगा कि आप प्रश्न का आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है उच्च पुरापाषाण कालीन, ठीक है। और यहीं पर जो है ब्लेड्स और ब्यूरेन यानी कि तक्षणी तकनीकी आधार पर किया जाता था, तो इसको जो है ब्लेड ब्यूरेन संस्कृति भी कहा जाता था, ब्लेड ब्यूरेन संस्कृति भी इसको कहा जाता था, ठीक है। और इसको चाकू संस्कृति भी कहा जाता था, इसी वजह से इसको जो ब्लेड ब्यूरेन संस्कृति की वजह से इसको चाकू संस्कृति भी कहा जाता था, चाकू संस्कृति भी कहा जाता था। बाकी और भी है, जैसे उच्च पाषाण काल की अंतिम संस्कृति थी जो, उसको मैगडेलियन संस्कृति भी कहते थे, ठीक है। निम्न पाषाण काल में जैसे अलग अलग से नाम देखा जाए, जैसे निम्न पाषाण काल में इसमें चापर संस्कृति थी, मध्य पुरापाषाण काल में बोर संस्कृति थी, और उच्च पुरापाषाण काल में ब्यूरन प्रमुख उपकरण होते थे, एक प्रकार से कह सकते हैं। चौपर उपकरण थे, बोरर उपकरण थे, और ब्यूरन उपकरण थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो हमारे जो है 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। एक बात क्वेश्चन पकाया था, थोड़ी सा हो सकता है नंबर गलत हो गया क्या, कुछ पता नहीं। 30 क्वेश्चन सही नंबर है। अब देखो कहीं क्वेश्चन वो गलत हो गया, वो ध्यान रख लेना, कोई इशू नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है पुरापाषाण युग से संबंधित है। ज्यामितीय औजार, चापर चॉपिंग, गंडासा या गंडासी औजार, या परमार्जित औजार। तो इसने पूछा है कि उपकरण जो है पुरापाषाण युग से संबंधित है। तो अभी अभी मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ, चौपर चॉपिंग यानी गंडासा गंडासी औजार संस्कृति जो है वो पुरापाषाण काल से संस्कृति से संबंधित है। और जो ये चौपर चॉपिंग संस्कृति है पंजाब पाकिस्तान में सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी। पंजाब पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी के किनारे प्राप्त हुई थी, सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, ठीक है। और चॉपर चॉपिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है, शब्द का प्रयोग चॉपर चॉपिंग, शब्द का प्रयोग
किसने किया हुआ था? तो HL मूवीएस के द्वारा किया गया था, मूवी यस के ने किया हुआ था। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। तो मैं, हो सकता है एक आध नंबर कहीं पे ऊपर नीचे हो गया हो, मैं ध्यान नहीं दे पाया हो, कोई समस्या नहीं है। तो अगर देखो आप लोग ये प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, तो आपको फायदा तो 100% होगा ही होगा, इसमें कोई भी दोहराए वाली बातचीत है ही नहीं। कई बार आप लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि यार इसका फायदा क्या मिलेगा, ऐसे प्रश्न प्रैक्टिस करते जाएंगे, कब तक करते जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा इन सारी चीज़ों का। देखो सिंपल सा बात है, तेरे को समझ में आना चाहिए, मुझे समझ में आना चाहिए कि यार प्रैक्टिस करने से ज़्यादा फायदा होता है। जैसे जैसे फायदा होगा ना, बढ़िया बढ़िया तरीके से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। 30-40 क्वेश्चन आप आराम से फॉलो करो, कोई समस्या नहीं है। डेली अगर 30 क्वेश्चन लगाओगे आप, अगर 30 डेज में, तो आप 900 क्वेश्चन तो ही कर चुके हो, यानी कि 9 टेस्ट आप ऑलरेडी लगा चुके हो, 9 टेस्ट लगा चुके हो। इसके अलावा अगर आप 10 टेस्ट और लगा लोगे, ठीक है, ज़्यादा मत लगाओ, मैं कह रहा हूँ 99 ही खर्च कर लो। तो 99 खर्च करने के बाद 10 टेस्ट और लगा लोगे आप, तो टोटल आपको कितने टेस्ट हो जाएंगे? तो टोटल आपको कितने हो जाएंगे? 1900 क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर आपने थोड़ी सा और खर्च कर लिया, तो मैं ट्राई करता हूँ कि जो मैं 3000 क्वेश्चन का वो बना रहा हूँ, तो उसके लिए मैं एक अलग से ही वो बना दूँ, कोर्स टेस्ट सीरीज वाला सिस्टम लॉन्च कर दूँ, जिससे आप चैप्टर वाइज टेस्ट लगा सको। ठीक है, तो 3000 जो है क्वेश्चन वो भी आप लगा सकते हो वहाँ पर, तो बढ़िया है, आप इतना सारा भी कर सकते हो और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको बने रहो यहाँ पर और लगातार प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनकी लेक्चर नंबर तीसरे में। जय हिंद, जय भारत।